हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं सेट थ्योरी की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन जो है हमारा, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अंदर। ठीक है, तो इसमें जो जो सेट्स दिए हुए हैं अपने को, वो कौन से सेट किसके सबसेट हैं ये हमको बताना है। क्लियर है? तो पहला सेट देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है A इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to R and x satisfy x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेट ए में x कोई एलिमेंट है जो रियल नंबर से आ रहा है। ठीक है, और ये x जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वही सेट के एलिमेंट होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 12 को अपन फैक्टराइज कर सकते हैं 6 इंटू 2 में। ठीक है, और 6 और 2 के फॉर्म में हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो माइनस 6x माइनस 2x है ना। 6 इंटू 2 क्या होता है 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। दो का पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट पेयर से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 6, सेकेंड से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 6। ठीक है, तो ये x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो हैं इसको अपन क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 and 6। ठीक है, तो सेट ए के जो हमारे एलिमेंट हो जाएंगे वो 2 and 6 होंगे। ठीक है, तो हमारा सेट ए हो गया 2 and 6। ठीक, अब देखते हैं कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो सबसे पहले अपन वो सेट को लेते हैं तो सबसे कम एलिमेंट हो, तो डी सेट। ठीक है, तो डी जो है देखते हैं ए का, डी और ए को देखते हैं। तो डी के सारे एलिमेंट क्या हैं, ए में हैं। ठीक है, बट ए के सारे एलिमेंट डी में नहीं हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि डी जो होगा वो ए का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। क्लियर है? उसके बाद डी को हम देखते हैं सेट बी के साथ। तो डी के जो सारे एलिमेंट हैं वो सेट बी में, और सेट बी के दो एलिमेंट जो हैं वो सेट डी में नहीं है। इसका मतलब डी जो है वो बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। क्लियर है? फिर हम देखते हैं डी और सी को। तो डी के सारे एलिमेंट सी में है, बट सी के 2, 4 और 6 जो एलिमेंट है वो डी में नहीं है। इसका मतलब जो डी सेट है वो सी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। क्लियर? अब उसके बाद डी सेट को हमने सारे सेट के साथ देख लिया। अब सेट ए को देखते हैं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, बट सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं ए जो है बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, फिर ए और सी को देखते हैं। तो ए के सारे एलिमेंट सी में हैं, बट सी के 4 और 8 जो एलिमेंट है वो सेट ए में नहीं है। इसका मतलब ए जो है वो सी का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, उसके बाद बी को देखते हैं हम सी के साथ। तो बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, बट सी के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। इसका मतलब बी क्या हो गया, सी का प्रॉपर सबसेट। ठीक, तो हमको यहाँ ये पता चल गया कौन सा सेट किसका सबसेट है। एक चीज़ और हमको यहाँ पता चल रही है, देखते हैं। डी जो है वो ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, और ए जो है वो किसका प्रॉपर सबसेट है, बी का। ठीक है, और बी किसका प्रॉपर सबसेट है, सी का। ठीक है, ये भी एक बात हमको यहाँ से पता चलती है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड में हमको क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव्स एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो नीचे जो हमको स्टेटमेंट दिए हुए हैं सेकंड क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए हैं ये ट्रू है फॉल्स बताना है। ठीक है, अगर ट्रू है तो उसको प्रूफ करना है, और फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल हमको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, इफ x बिलोंग्स टू ए एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। मतलब अगर x जो है सेट a से बिलोंग कर रहा है और सेट a जो है सेट b से बिलोंग कर रहा है, तो x जो है सेट b से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं सेट a ले लेता हूँ 1, 2। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट जो 2 है उसको मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, 2 को क्या मान लेता हूँ, x।
तो देखिए x जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो x की जो वैल्यू है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, सेट ए से बिलोंग कर रही है। एंड a बिलोंग्स टू b, तो सेट b में एक ऐसा सेट ले लेता हूँ, है ना, जिसमें से सेट a बिलोंग कर रहा हो, ये ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो सेट a है 1 2 वो सेट b में प्रेजेंट है, ठीक। तब x जो एलिमेंट हमने लिया था क्या वो सेट b से बिलोंग कर रहा है? तो देखिए x जो वैल्यू मैंने ली थी 2 वो सेट b में है क्या? नहीं है, ठीक है। 2 करके कोई एलिमेंट इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब x जो है b से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारा क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर? तो पहला हो गया हमारा फॉल्स, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड है उसमें क्या बोल रहा है, इफ़ A सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C देन A बिलोंग्स टू C। इसका मतलब अगर A B का सबसेट है और B जो है सेट C से आ रहा है तो A जो है सेट C से बिलोंग करेगा, या A जो होगा वो सेट C में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। A मान लेता हूँ 2, B मान लेता हूँ 0 2 और C सेट मान लेता हूँ 1 0 2 एंड 3, ठीक है। तो देखिए ए बी का सबसेट है, देख लीजिए ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, मतलब ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। और बी जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, सेट बी जो है सेट सी से बिलोंग कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है और बी सी से बिलोंग कर रहा है तो ए भी सी से बिलोंग करेगा। तो देखते हैं ए सी में है क्या, सेट सी में कोई ऐसा एलिमेंट है क्या 2 करके, नहीं है। तो इसका मतलब ए जो है सेट सी से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी देन ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए सी का सबसेट होगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल इसका, ए ले लेता हूँ 2, सेट बी ले लेता हूँ 0 2, ठीक है, और सी ले लेता हूँ 0 2 3, ठीक। तो देखिए ए जो है सेट बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, ठीक है, और बी जो है वो सी का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो ए जो होगा वो सी का सबसेट होगा, ठीक है। तो देखो ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, मतलब ए सी का सबसेट होगा, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। फिर तो फोर्थ हमारा बोल रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है तो ए सी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि सेट ए ले लेता हूँ मैं 2, ठीक है, सेट बी ले लेता हूँ 0 3, ठीक है, और सेट सी ले लेता हूँ 2 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए जो है बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, बी जो है सी का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो ए भी सी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ए के सारे एलिमेंट क्या हैं, सी में प्रेजेंट है, तो ए यहाँ पे क्या है, सी का सबसेट है, ठीक है, ए यहाँ पे क्या है, सी का सबसेट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, ठीक। तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ देख लेते हैं, इफ x बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी देन x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर x जो है सेट ए से में प्रेजेंट है और सेट बी में प्रेजेंट है तो ए बी का सबसेट होता है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट सेट ए और सेट बी दोनों में प्रेजेंट है तो हमें बोल सकते हैं कि ए जो होगा वो सेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x जो है ए में प्रेजेंट है बट ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, तो भी x जो है सेट बी से बिलोंग करेगा। तो ऑब्वियस है स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेता हूँ कि सेट ए ले लेता हूँ मैं 1 2, ठीक है, और सेट बी ले लेता हूँ 3 4, ठीक। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 2, ठीक है, x कोई एलिमेंट है 2,
तो यहाँ कंडीशन क्या था कि x जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो हाँ भाई x की जो वैल्यू 2 है वो सेट ए से बिलोंग कर रही है, और a जो है वो b का सबसेट नहीं है, a का कोई भी एलिमेंट b में नहीं है। तो क्या x जो है सेट b से बिलोंग करेगा? देखिए x की जो वैल्यू सेट b में प्रेजेंट है क्या? नहीं है, ठीक है, x नॉट बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है। तो हमने इसको एग्जाम्पल से प्रूफ कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें बोल रहा है इफ a सबसेट ऑफ b एंड x नॉट बिलोंग्स टू b देन x नॉट बिलोंग्स टू a। अगर a b का सबसेट है और x जो है सेट b से में प्रेजेंट नहीं है, तो x जो है सेट a में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों ट्रू है? a b का सबसेट है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट x जो सेट b में प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो a में भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट b में प्रेजेंट होता तो वो a में भी प्रेजेंट होगा, क्लियर है। तो एग्जांपल देखते हैं। सेट a इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1 2, ठीक है, और सेट b ले लेता हूँ 2 3, ठीक है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ a जो है वो b का क्या है? सबसेट है, ठीक है, सॉरी 1 2 3, ठीक है। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि a जो है b का सबसेट है, a के सारे एलिमेंट b में है, ठीक है। अब मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ x इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये जो x की जो वैल्यू है सेट b से में प्रेजेंट नहीं है, 4 सेट b में प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तो वो सेट a में भी प्रेजेंट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं है तो वो a में प्रेजेंट नहीं होगा अगर a b का सबसेट हो तो, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, नोट कर लीजिए पहले। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो हमको दो चीज़ें दी हुई हैं कि ए यूनियन बी जो है ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो हमको बी और सी सेट को इक्वल प्रूफ करना है। तो कोई भी दो सेट को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो एक फंडा काम आता है, ठीक है, कि अगर सेट बी सेट सी का सबसेट है एंड सी जो है वो बी का सबसेट है, तभी हम बोल सकते हैं कि बी और सी सेट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि बी सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि x कोई एलिमेंट है जो सेट b में प्रेजेंट है, लेट x बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है। अब अगर x जो है b में प्रेजेंट है, मतलब x a यूनियन b में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर a यूनियन b में प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो a यूनियन c में प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c, ठीक है, यानी x जो है a यूनियन c में प्रेजेंट होगा। अब हमको पता है यूनियन मतलब क्या होता है, और ठीक है, तो इसका मतलब x या तो सेट a में भी प्रेजेंट है या सेट c में प्रेजेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू सेट a और x बिलोंग्स टू सेट c, ठीक है। तो मैं लेके चला था कि x जो सेट b में प्रेजेंट है। अब मुझे यहाँ पता चल रहा है कि हो सकता है x जो सेट a में प्रेजेंट है और हो सकता है x c में प्रेजेंट है। तो मेरे पास दो केस बनेंगे। सबसे पहला केस मैं ये मानता हूँ कि x जो है b में प्रेजेंट है एंड x जो है a में प्रेजेंट है। सेकंड केस जो बन रहा है कि x b में प्रेजेंट है एंड x जो है c में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर x जो है b में प्रेजेंट है और a में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो a इंटरसेक्शन b में प्रेजेंट होगा। अगर कोई एलिमेंट दो सेट में प्रेजेंट है तो उसके इंटरसेक्शन में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी में ही प्रेजेंट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और अगर एक्स ए इंटरसेक्शन सी में प्रेजेंट है, मतलब एक्स जो है ए में भी प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ से कि मैं यहाँ लेके चला था कि x जो है b में प्रेजेंट है ना, और मुझे मिला क्या कि x जो है c में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि b सेट जो होगा वो c का क्या होगा? सबसेट होगा। और यही चीज इस सेकंड केस में पता चल रही है। देखिए x जो है b में भी प्रेजेंट है और c में भी प्रेजेंट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि b जो है c का सबसेट होगा, ठीक है। अब इसके बाद अब मैंने एक पार्ट इसका वो कर दिया, प्रूफ कर लिया।
दूसरा पार्ट मतलब उसका कन्वर्स कि सी सेट जो है वो बी का सबसेट होगा, ये हमको प्रूफ करना है। जिसके लिए मैंने माना कि वाई कोई एलिमेंट है जो सेट सी में प्रेजेंट है, और अगर वाई जो है सेट सी में प्रेजेंट है इसका मतलब वो ए यूनियन सी में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन सी में है मतलब वो ए यूनियन बी में भी होगा, और यूनियन मतलब हमको पता है क्या होता है, यूनियन मतलब और। तो इसका मतलब वाई जो एलिमेंट है सेट ए में प्रेजेंट है या बी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे दो केस बन रहा है कि वाई जो एलिमेंट है सी में प्रेजेंट था, ये मैं लेके चला, और फिर क्या पता चल रहा है कि वाई हो सकता है ए में ही प्रेजेंट हो और बी में ही प्रेजेंट हो। तो सब पहले ये लेता हूँ कि वाई जो है सी में प्रेजेंट है और ए में प्रेजेंट है, और सेकंड का केस क्या बन रहा है कि वाई जो है सी में प्रेजेंट है और बी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाई अगर सी और ए दोनों में प्रेजेंट है मतलब वो उसके इंटरसेक्शन में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हमको यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका रीजन यहां लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो यहां से देखिए कि y जो है ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट है मतलब y जो है ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे मान के चला था कि y जो एलिमेंट है वो सेट सी में प्रेजेंट है, और मुझे मिला क्या कि y जो है b में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब c जो है वो क्या होगा, b का सबसेट होगा, ठीक। फिर यही चीज सेकंड केस में पता चल रही है कि y जो है c में ही प्रेजेंट है और b में प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि c जो है b का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड और ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, B सबसेट ऑफ C एंड C सबसेट ऑफ B, तब हम बोल सकते हैं कि C और B क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और यही हमको शो करना था, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको पहले। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। फोर्थ बोल रहा है सो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। जो चारों कंडीशन दी हुई हैं चारों इक्विवेलेंट होंगी, ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंट, चारों कंडीशन को इक्विवेलेंट प्रूव शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो कंडीशन है उसको फर्स्ट के इक्विवेलेंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो तीनों कंडीशन अगर वो फर्स्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगी तो हम ये बोल सकते हैं कि चारों कंडीशन के आपस में इक्विवेलेंट है। क्लियर है। तो पहले मैं फर्स्ट और सेकंड केस को एक साथ ले लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, a माइनस बी इक्वल टू 5, ठीक है। a माइनस बी इक्वल टू 5 दिया हुआ मतलब दो सेट अगर दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करो तो एम्प्टी सेट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि a और b जो दोनों सेट है दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है, ठीक है। तभी सब्सट्रैक्ट होने के बाद हमको एम्प्टी सेट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट नो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो A से बिलोंग कर रहा हो और B से बिलोंग नहीं कर रहा हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट होता जो A से बिलोंग कर रहा है और B से बिलोंग नहीं कर रहा है तो A माइनस बी इक्वल टू एम्प्टी सेट नहीं होता, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ कि देयर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, ठीक है। यानी यहाँ पे हर एक एलिमेंट सेट A से भी बिलोंग कर रहा है और सेट B से बिलोंग कर रहा है, तभी दोनों का जो सब्सट्रैक्शन हो क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। क्लियर है। तो अगर कोई एलिमेंट A में भी है और B में भी है, इसका मतलब क्लियर है कि A जो है B का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो जो सेकंड कंडीशन था वहाँ से हम एक रिजल्ट निकाले कि A B का सबसेट है, और फर्स्ट जो कंडीशन वहाँ भी क्या दिया हुआ है कि A जो है B का सबसेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड कंडीशन क्या हो गई, एक दूसरे के इक्विवेलेंट, ठीक। अब अपन देखते हैं फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में क्या बोला है, A यूनियन B इक्वल टू B, ठीक। तो मान लेता हूँ कि कोई एक एलिमेंट X है जो सेट A से बिलोंग कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट X जो सेट A से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा,
ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट ए में है मतलब वो ए यूनियन बी में भी है, और ए यूनियन बी में है इसका मतलब क्या है कि वो या तो सेट ए में है या तो सेट बी में है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के सेट में है इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट या तो ए में है या तो बी में है। ठीक है, तो अब देखिए मैं लेके क्या चला था कि x जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है या x बिलोंग्स टू सेट ए, और मैंने यहाँ मुझे क्या मिला कि x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि a क्या होगा, b का सबसेट होगा। ठीक, तो जो थर्ड कंडीशन है वहाँ से भी हमको ये रिजल्ट मिला कि ए बी का सबसेट है, और फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि ए बी का सबसेट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड केस जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अब देखते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ को, है ना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में हमको क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ठीक है, अब मैं यहाँ मान लेता हूँ लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कि एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट ए में प्रेजेंट है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो यहाँ पे देखिए जो ए है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी के सेट पे भी होगा। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट एक्स सेट ए में है तो ए किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, और ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है मतलब वो जो एक्स एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट होगा, और ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट होगा इसका मतलब क्या है कि वो सेट ए में भी प्रेजेंट होगा और सेट बी में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट है इसका मतलब वो ए में भी प्रेजेंट होगा और बी में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखिए मैं मान के क्या चला था कि कोई एलिमेंट एक्स जो ए में प्रेजेंट है। अब मुझे यहाँ क्या पता चला कि एक्स जो कोई एलिमेंट है वो बी में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए जो है बी का सबसेट है। ठीक है, तो देखिए फोर्थ केस में भी हम ये रिजल्ट पहुँचे कि ए बी का सबसेट है, और फर्स्ट कंडीशन में क्या था, फर्स्ट में भी यही दिखाया है कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, यानी फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन भी क्या हो गई, इक्विवेलेंट हो गई। ठीक है, तो मैंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों जो कंडीशन थी उसको फर्स्ट की इक्विवेलेंट प्रूफ किया। इसका मतलब चारों कंडीशन क्या होंगी, एक दूसरे की इक्विवेलेंट होंगी। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए पहले। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, हमको ये शो करना है कि अगर ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी जो होगा वो सी माइनस ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि x कोई एलिमेंट है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, c माइनस बी से। x इज बिलोंग्स टू c माइनस बी। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट c माइनस बी के सेट में प्रेजेंट है मतलब वो सेट c से में प्रेजेंट होगा और b में प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, ऐसा क्यों, अगर मैं c माइनस बी करता हूँ तो c में से b के एलिमेंट माइनस हो जाते हैं और c के बचे हुए एलिमेंट हमारा आंसर होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई एलिमेंट c माइनस बी में प्रेजेंट है इसका मतलब वो सेट c में प्रेजेंट होगा और सेट b में प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है, तो अब देखिए ये जो एलिमेंट है c में प्रेजेंट है और b में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a b का सबसेट है। ठीक है, इफ a सबसेट ऑफ b। ठीक है, अगर a b का सबसेट है तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट b में प्रेजेंट है, b में प्रेजेंट नहीं है वो एलिमेंट a में भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर a b का सबसेट है तो अगर कोई एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं है तो वो एलिमेंट a में भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, और अगर वो एलिमेंट a में प्रेजेंट नहीं है और c में प्रेजेंट है तो इसका मतलब कहाँ प्रेजेंट होगा, वो c माइनस a में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला कि x जो है c में प्रेजेंट है और a में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो x है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, c माइनस a में, क्योंकि c माइनस a में मतलब वो एलिमेंट आएंगे जो c में होंगे और a में नहीं होंगे। क्लियर है, तो देखिए हमने क्या माना था कि x जो है c माइनस बी के सेट में प्रेजेंट है, और हमको मिला क्या x जो है वो c माइनस ए के सेट में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि c माइनस बी जो है वो सबसेट है c माइनस ए का। ठीक है, क्लियर, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन है, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी देन शो दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है, सेट ए और बी तभी इक्वल हो सकते हैं
जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, ठीक है। अब ए और बी को इक्वल प्रूफ करना है तो इसके लिए ए को बी का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने माना लेट x बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। और यही जो एलिमेंट x है इसको मैं सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ और इसका नाम क्या दे दे रहा हूँ, कैपिटल X, ठीक है। तो ये जो x एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट है वही x जो है वही x एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेट x में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कैपिटल X जो सेट है वो क्या होगा, ए का सबसेट होगा। क्लियर है? देखिए कैसे, मान लीजिए ए इक्वल टू क्या है 1 2, ठीक है। यहाँ कोई एक एलिमेंट x है, ठीक है। x में किसको मान लेता हूँ 2 को, और यही x क्या हो रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इसी x को मैं सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ अगर, तो इसका नाम क्या दे दे रहा हूँ, कैपिटल X, ठीक है। तो अब देखिए कैपिटल X के सारे एलिमेंट ए में है तो मैं बोल सकता हूँ कैपिटल X जो सेट है वो सेट ए का क्या है, सबसेट है। क्लियर है? तो यही बात मैंने यहाँ पे बोली, कैपिटल X जो है सेट ए का सबसेट है, ठीक है। अगर कैपिटल X ए का सबसेट है तो X जो होगा वो ए के पावर सेट्स में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर कोई सेट X ए का सबसेट है तो वो X जो है ए के पावर सेट में ही प्रेजेंट होगा। देखते हैं कैसे। ए का पावर सेट लिखिए, क्या होगा, सेट ए खुद, ठीक है। सेट ए क्या होगा, खुद का सबसेट होगा, फिर एम्प्टी सेट, फिर 1, फिर 2, ठीक है। तो ये हो गया एक पावर सेट। अब देखिए इसमें X जो सेट है, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी जो सेट X है वो ए के पावर सेट में प्रेजेंट होगा, और अगर वो ए के पावर सेट में प्रेजेंट होगा तो बी के पावर सेट में प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो X जो है बी के पावर सेट में भी होगा, इसका मतलब X जो है वो बी का भी क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए X जो है सेट ए का सबसेट है, वही X क्या है, बी का भी सबसेट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो चलिए हमने ए को बी का सबसेट तो प्रूफ कर लिया, अब इसका कन्वर्स कि बी ए का सबसेट होगा ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल सिमिलरली मैं y का एलिमेंट मानता हूँ जो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इसी y एलिमेंट को मैं सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ और उसका नाम क्या दे देता हूँ, कैपिटल Y, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो स्मॉल y है वो कैपिटल Y सेट में प्रेजेंट है, ठीक। तो यहाँ देखिए मैं फिर यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि y जो होगा, ठीक है, वो b का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक। बिल्कुल सी एग्जाम्पल जैसे, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल सब चेंज कर दो, सेट ए क्या है 1 2 है, 2 को मैं y मान लिया, y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। इसी y को मैं अगर सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाता है, कैपिटल Y, ठीक है। तो कैपिटल Y क्या होगा, b का सबसेट होगा, ठीक है। तो मैंने यही बात बोली कि कैपिटल Y क्या होगा, b का सबसेट होगा, ठीक। और अगर कैपिटल Y सेट b का सबसेट होगा इसका मतलब कैपिटल Y सेट b के पावर सेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखिए कैपिटल Y जो सेट है वो b के पावर सेट में प्रेजेंट है कि नहीं है, ये यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अब अगर y जो सेट पावर सेट ऑफ b में प्रेजेंट है मतलब वो पावर सेट ऑफ a में प्रेजेंट होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ b इक्वल टू पावर सेट ऑफ a, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो y जो है a के पावर सेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर y जो है a के पावर सेट में प्रेजेंट होगा मतलब y जो है एक सबसेट होगा सेट a का, ठीक। तो देखिए मैंने यहाँ पे बोला था कि y जो है सेट b का सबसेट है, और यहाँ पे हमको क्या मिला कि y जो है a का सबसेट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि b जो है वो a का सबसेट होगा, ठीक। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि a और b सेट इक्वल होंगे। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 a इक्वल टू b, यही हमको क्या करना था, शो करना था, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए।
अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई आंसर, है ना। तो इसमें हम लोग को ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, और वेरीफाई करने के बाद अपने आंसर जस्टिफाई करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं दो सेट ले लेता हूँ, सेट ए इक्वल टू 1 2 और सेट बी इक्वल टू 3 4, है ना। तो सेट ए का सबसे पहले पावर सेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी इसके कितने टोटल सबसेट होंगे, 4 सबसेट होंगे, ठीक है। तो 4 सबसेट क्या होंगे, सेट ए खुद होगा, एम्प्टी सेट होगा, फिर हर एक एलिमेंट को ले लेंगे 1 फिर 2, ये हमारे हो गए 4 सबसेट। 4 सबसेट को मैं जब सेट के फॉर्म में लिखता हूँ तो वो बन जाता है सेट ए का पावर सेट, है ना। उसके बाद सेट बी का पावर सेट बना लेते हैं। तो सेट बी के पावर सेट में भी कितने होंगे, देखिए सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट मतलब टोटल सबसेट होंगे इसके 4, ठीक है। 4 सबसेट होंगे तो 4 सबसेट क्या क्या होंगे, 3 4, एम्प्टी सेट 3 4, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 सबसेट, ठीक है। अब देखिए आप जो रिलेशन उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों पावर सेट उसका यूनियन निकालना है हमको, ठीक है। तो दोनों का यूनियन निकाल लो, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो यूनियन निकालेंगे पहले 1 2 फिर 3 4 5। आप देखेंगे दोनों सेट में प्रेजेंट है, 5 दोनों में प्रेजेंट है इसलिए एक ही बार लेंगे, ठीक है। फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये हो गया हमारा सेट ए और सेट बी के पावर सेट का यूनियन, ठीक है। इसके बाद हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, सेट ए और बी का यूनियन 1 2 3 4, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब इस सेट के कितने सबसेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n मतलब 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट होंगे। अब ध्यान से देखिए जो पावर सेट ए और बी के पावर सेट का जो यूनियन निकाले उसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट, ठीक है। और ए यूनियन बी का जो पावर सेट बनाऊंगा उसमें होंगे हमारे 16 एलिमेंट। तो इसका मतलब क्लियर है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। क्योंकि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में 16 एलिमेंट आ रहे हैं और ये जो है आपका सेट ए और बी के पावर सेट का यूनियन उसमें 7 एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर लिए। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको फिर से ये दोनों सेट को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो कोई 2 सेट को इक्वल प्रूफ करना है, उसका एक ही फंडा है हमारे पास कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो और दूसरा पहले का सबसेट हो तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग बार बार यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लेता हूँ लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, ठीक है। x कोई एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी के सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब x जो है a इंटरसेक्शन b में प्रेजेंट है या x जो है a माइनस बी में प्रेजेंट है, क्योंकि यूनियन मतलब क्या होता है और, ठीक है। अब x जो है अगर a इंटरसेक्शन b में प्रेजेंट है इसका मतलब वो a में भी प्रेजेंट है और b में भी प्रेजेंट है, ठीक है। x जो है a में भी प्रेजेंट है और b में भी प्रेजेंट है, ठीक। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, ठीक है। फिर ये और, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x जो है a माइनस बी में प्रेजेंट है, a माइनस बी में प्रेजेंट है मतलब कहाँ प्रेजेंट होगा, सेट a में होगा। क्यों, अगर मैं a में सेट b को माइनस करता हूँ तो सेट a के जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर होंगे, ठीक है। जब भी मैं a माइनस बी निकालता हूँ मतलब सेट a के बचे हुए एलिमेंट मेरे को आंसर के रूप में मिलते हैं। तो इसका मतलब x जो है वो a में प्रेजेंट है बट b में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ देखने मिल रही है कि x जो है a में प्रेजेंट है और सेकंड जो केस उसमें देखने मिल रही है कि x जो है a में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या माना था कि x जो है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी की सेट प्रेजेंट है। अब वही x जो है सेट a में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि a इंटरसेक्शन b
यूनियन ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक, इक्वेशन 1 क्लियर। अब इसके बाद जो अपना सेकंड केस आता है, क्या, इसका कन्वर्स। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना है कि ए जो है वो राइट हैंड साइड वाले सेट का सबसेट है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने माना कि y कोई एलिमेंट है जो सेट ए में प्रेजेंट है। क्या माना, y कोई एलिमेंट है जो सेट ए में प्रेजेंट है। अगर y सेट ए में प्रेजेंट है तो ऐसा हो सकता है कि y बी में प्रेजेंट हो या ना हो। ठीक है, y जो है अगर सेट ए में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बी में प्रेजेंट हो, और ये भी हो सकता है कि बी में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो यहाँ से फिर दो केस बन रहा है। देखिए, y अगर a में है और y जो है b में है। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड क्या है, y a में है और y b में नहीं है। ठीक, तो y अगर a और b दोनों में है, इसका मतलब कहाँ है, वो a इंटरसेक्शन b में ही प्रेजेंट होगा। अगर y कोई एलिमेंट सेट a में ही प्रेजेंट है और सेट b में ही प्रेजेंट है, मतलब वो उसके इंटरसेक्शन में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, और y अगर a में प्रेजेंट और b में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो a माइनस b में प्रेजेंट होगा। कैसे, a माइनस b अगर निकालता हूँ मतलब सेट a के बचे हुए एलिमेंट मेरे को आंसर के रूप में मिलते हैं। मतलब y जो है, यहाँ से बात क्लियर हुई, y जो है सेट a में प्रेजेंट है। और यही बात ऊपर में भी लिखी है कि y जो है a में है बट b में नहीं है। तो a में है बट b में नहीं है, इसका मतलब कहाँ होगा, a माइनस b में होगा। ठीक है, अब देखिए y जो है a इंटरसेक्शन में भी है और a माइनस b में भी है, बट यहाँ देखिए या लगाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, y जो है a इंटरसेक्शन b में है या a माइनस b में है। ठीक है, तो मैं या की जगह क्या लिख सकता हूँ, यूनियन। तो a इंटरसेक्शन b, और की जगह मैं लिख सकता हूँ यूनियन और a माइनस b। ठीक है, तो y जो है a इंटरसेक्शन b में है, यूनियन यानी या a माइनस b में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या माना था कि y जो a में है वही y अब कहाँ पे प्रेजेंट है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब a जो है वो किसका सबसेट होगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b का। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 अपन क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को अपन ने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। तो सेकंड में भी हमको यही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेट है वो राइट हैंड साइड वाले सेट का सबसेट होगा, और राइट हैंड साइड वाला जो सेट है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट का सबसेट होगा। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तभी हम बोल सकते हैं कि दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूँ लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a। ठीक है, x कोई एलिमेंट है जो a यूनियन b माइनस a के सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर x जो है a यूनियन b माइनस a के सेट में प्रेजेंट है, मतलब x जो है a में प्रेजेंट है या x जो है b माइनस a में प्रेजेंट है, क्योंकि यूनियन मतलब क्या होता है, और है ना। तो x जो है a में प्रेजेंट है और b माइनस a में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x जो है a में प्रेजेंट है और x जो है b माइनस a में प्रेजेंट है। b माइनस a में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि x जो है b में प्रेजेंट है बट a में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बट a में प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान से देखिए x जो है a में प्रेजेंट है और x जो है b में प्रेजेंट है और मतलब क्या होता है, यूनियन। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं x जो है a यूनियन b में प्रेजेंट है। ठीक है, और x अगर a यूनियन b में प्रेजेंट है तो ध्यान से देखिएगा हम ये बोल सकते हैं कि x, देखिए ध्यान से देखिए, x जो है a यूनियन b माइनस a में प्रेजेंट है और वही x a यूनियन b में भी प्रेजेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि a यूनियन b माइनस a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसके बाद अब इसका कन्वर्स हमको प्रूफ करना है। कन्वर्स प्रूफ करना मतलब अब हमको ये शो करना है कि a यूनियन b जो है वो a यूनियन b माइनस a का सबसेट होगा। तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ
कि y कोई एलिमेंट है जो A यूनियन B में प्रेजेंट है, ठीक है। y अगर A यूनियन B में प्रेजेंट है, इसका मतलब y A में प्रेजेंट है या y जो है वो B में प्रेजेंट है, ठीक। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, y जो है मैंने क्या लिखा, y जो है B में प्रेजेंट है, y बिलोंग्स टू B। इसका मतलब y जो है वो A में प्रेजेंट नहीं होगा, है कि नहीं। y अगर B से बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू सेट B, इसका मतलब y जो है सेट A से प्रेजेंट, सेट A में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए y बिलोंग्स टू A, और मतलब क्या होता है यूनियन, ठीक है, या यूनियन मत के उसको और ही लिखो अभी, ठीक है। अब यहाँ बोला है y बिलोंग्स टू B एंड y नॉट बिलोंग्स टू A, इसका मतलब y बिलोंग्स टू B माइनस A, है कि नहीं। अगर y B में प्रेजेंट है और A में प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो B माइनस A में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और की जगह यूनियन लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए y जो है A में प्रेजेंट था या B माइनस A में प्रेजेंट था, तो मैंने वही लिखा y बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो बाई इक्वेशन नहीं सॉरी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि y जो है A यूनियन B में प्रेजेंट है ना, और वही y A यूनियन B माइनस A में प्रेजेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि A यूनियन B क्या होगा, सबसेट होगा A यूनियन B माइनस A का। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो बाई इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो अब देखिए मैंने 3 और 4 में क्या किया है कि A यूनियन B माइनस A ये सबसेट ऑफ A यूनियन B, और फोर्थ इक्वेशन में क्या है A यूनियन B सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस A, यानी दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट है। तो ये बोल सकता हूँ कि दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो रिलेशन हमको दिया था वो हमने वेरीफाई कर लिया है या प्रूफ कर लिया है, ठीक। तो बार बार वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, बहुत आसान है, कुछ नई चीज़ें हैं नहीं। लगातार 5th से लेकर 9th तक के जितने क्वेश्चन हम वही कॉन्सेप्ट बार बार यूज करते आ रहे हैं, है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मैंने पिछले में एक अलग मेथड बताया है ना, और अब एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। तो सेट A इक्वल टू दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ये हमको प्रूफ करना है कि दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमको एक फॉर्मूला यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि A माइनस B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये दोनों कैसे इक्वल है, तो वेन डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले वेन डायग्राम बनाया, ठीक। ये आपका हो गया सेट A, ये हो गया आपका सेट B, ठीक है। अगर आप A माइनस B करते हैं तो इसका मतलब A में से B के एलिमेंट को माइनस कर देते हैं और A के बचे हुए एलिमेंट आपके आंसर होते हैं। तो A के बचे हुए एलिमेंट मतलब ये मैं साइडेड कर दे रहा हूँ ऐसा, ठीक है। B के एलिमेंट माइनस हो गए, सेट A के बचे हुए एलिमेंट हमारा आंसर रहती है। ये हो गया A माइनस B का वेन डायग्राम, ठीक है। सेम हम A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ B कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। ये आपका हो गया सेट B, और सेट B का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा एरिया सेटेड कर दो, B को छोड़ के बाकी पूरा सेटेड कर दो। तो ये क्या हो गया आपका B कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, ठीक है। अब B कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आपको इंटरसेक्शन निकालना है A का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ सेट A, ये, ठीक। तो B कॉम्प्लीमेंट के साथ आपको A का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मतलब B कॉम्प्लीमेंट मतलब सेटेड एरिया और सेट A का इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन, ये सेटेड एरिया और सेट A का। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये जो सेटेड एरिया है ये हो जाएगा पूरा, ठीक, ठीक है। फिर से ध्यान से सुन लो, क्या निकालना है हमको,
बी कॉम्प्लीमेंट का जो साइडेड एरिया है उसके साथ सेट ए का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो बी को छोड़ के सेट ए का जितना पोर्शन बचेगा पूरा क्या हो जाएगा, साइडेड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। और ये ब्लू जो वो है साइडेड वो रीजन है जो, उसको हटा देते हैं हम लोग। ये क्लियर। तो देखिए दोनों वेन डायग्राम सेम है हमारा, क्लियर है। दोनों में जो साइडेड रीजन है वो सेम है, ठीक। तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। सेट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए माइनस बी की जगह मैं लगा सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी है और ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ भी है, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन बी और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, बीच में क्या हो जाएगा, यूनियन, ये जो साइन लगा हुआ है, ठीक है। देख लो आप, इसमें लगा लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, आ जाएगा आपके पास ये, क्लियर है। अब इसके बाद अपने को ये पता है कि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अगर कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या लिख सकता हूँ, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और किसी भी सेट का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो वापस सेट ए आएगा, ठीक है। तो ए का जब यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो क्या आएगा, सेट ए। तो देखिए सेट ए इक्वल टू सेट ए हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको प्रूफ कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, क्लियर है। तो अब देखो ए यूनियन बी माइनस ए, तो यहाँ पे ए माइनस बी को जो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है, इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। तो बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब जैसे ही लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा, ए का यूनियन बी के साथ निकालना रहेगा और ए का यूनियन ए के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का यूनियन बी के साथ और ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, और बीच में क्या लग जाएगा आपका, ये इंटरसेक्शन का साइन इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई सेट को, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका यूनियन निकाला जाए, अगर कोई सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ यूनियन निकाला जाए तो यूनिवर्सल सेट मिलता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हो तो वापस वही सेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा वापस, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे रूल ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए यूनियन बी, ऐसा लिख देंगे आप, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, और ए सेकंड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये जो रिलेशन दिया है इसको हम लोग को सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी यूज करके शो करना है, है ना। पिछले जो 8 क्वेश्चन है उसमें मैंने 2 मेथड बताए, एक मैंने प्रॉपर्टी यूज करके बताया और एक आपको जब प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है तब, ठीक है। तो जब तक आपको प्रॉपर्टी यूज करके उस रिलेशन को प्रूव करने नहीं बोला गया है तब तक आप प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, क्लियर है। जब आपको ये बोलेगा कि प्रॉपर्टी यूज करके शो करो, ठीक है, तभी आप प्रॉपर्टी के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल दिया गया प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ, ठीक है। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा मतलब क्या करूंगा, ए का यूनियन ए के साथ निकालूंगा और ए का यूनियन बी के साथ निकालूंगा, ए का यूनियन ए के साथ और ए का यूनियन बी के साथ, और बचा जो इंटरसेक्शन साइन ये, ठीक है। अब इसमें ए यूनियन में मतलब ये कौन सा लॉ होगा, आइडेंपोटेंट लॉ, याद आ रहा होगा आइडेंपोटेंट। मेरा जो वीडियो लेक्चर अलजेब्रा ऑफ सेट थ्योरी, उसमें मैंने सारे अलजेब्रा को या रूल्स आपको बताए थे, ठीक है। तो आइडेंपोटेंट लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी सेट का यूनियन उस सेट के साथ निकाला जाए तो वापस आपको सेट ए मिलेगा, या अगर सेट ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही निकाला जाए तो भी आपको सेट ए मिलेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट था हमारा, ठीक। तो ए का यूनियन अगर ए के साथ निकाला तो वापस क्या मिल जाएगा, सेट ए। अब सेट ए का इंटरसेक्शन किसके साथ निकाल रहा हूँ, ए यूनियन बी के साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए वेन डायग्राम, ये हमारा हो गया सेट ए और ये हमारा हो गया सेट बी, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब ये पूरे बुक को ये दोनों सेट में क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ए यूनियन बी के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। ये सेट ए का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी के साथ क्या निकाल रहा हूँ, सेट ए का इंटरसेक्शन। तो मतलब वापस क्या आ रहा है मेरे पास, इस सेटेड एरिया जो है वही मेरा आंसर है, और सेटेड एरिया मतलब सेट ए, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया भाई, हमने एक साइड को लेके चला ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लेके चला और हमको क्या मिला, सेट ए मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो है प्रूफ हो चुका है। सेकंड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, ठीक है, और ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक, और बीच में यूनियन का साइन, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है। अब यहाँ पे देखिए फिर से आइडेंपोटेंट लॉ यहाँ पे वर्क कर रहा है कि अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ होगा क्या निकलेगा, ए वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा वापस वही सेट मिलेगा। ये स्टेटमेंट हमारा आइडेंपोटेंट लॉ का है ना। और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो अब यहाँ पे इसके लिए वेन डायग्राम देख लीजिए, ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया सेट बी, ठीक है। और ये दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये हमारा साइडेड रिजन। इस साइडेड रिजन के साथ क्या कर रहा हूँ मैं, ए का यूनियन निकाल रहा हूँ, है ना। इस साइडेड रिजन वाले के साथ क्या निकालना है, ए का यूनियन। तो जब ए का यूनियन निकालूंगा मतलब ये एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए मुझे फिर से वापस क्या मिल रहा है, सेट ए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे भाई कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया हमने, यहाँ फिर आइडेंपोटेंट लॉ अप्लाई किया हमने, फिर ये वेन डायग्राम, ये सब चीजें आपको शो करनी पड़ेगी एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया, नोट कर दीजिए। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, बट ये जरूरी नहीं है कि सेट बी और सेट सी आपस में क्या है, इक्वल हों, ठीक है। तो मैं सेट ए ले लेता हूँ 1 2 3 4, सेट बी ले लेता हूँ 3 4 5 6 और सेट 3 ले लेता हूँ 3 4 7 8, ठीक है। अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन बी, ए और बी में 3 और 4 बस कॉमन है, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, तो ए इंटरसेक्शन सी में अगर देखता हूँ तो इसमें भी 3 और 4 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। देखिए बी और सी सेट आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। और हमको यही शो करना था कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा, जबकि ये जरूरी नहीं है कि बी और सी सेट आपस में इक्वल हो, ठीक है। अब इसके बाद आया तो क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 ने बोला है ए और बी कोई दो सेट है, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ठीक है। तो हमको ए और बी इक्वल प्रूफ करना है, ठीक।
तो हमको दिया हुआ क्या है कि A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इक्वल टू 5, और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X, ठीक है। और सो क्या करना है कि A और B सेट आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो मैं सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि अगर कोई दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या हमको शो करना पड़ेगा कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तभी हम बोल सकते हैं कि A और B सेट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मान लेता हूँ लेट X बिलोंग्स टू A, ठीक है। अगर X कोई एलिमेंट जो सेट A में है तो वो A यूनियन X में भी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट A यूनियन X में है मतलब वो B यूनियन X में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया X बिलोंग्स टू B यूनियन X। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रही है हमको कि X जो है हो सकता है सेट B में प्रेजेंट हो, और ये भी हो सकता है कि X जो है सेट X में प्रेजेंट हो। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, और यानी X जो एलिमेंट हो सकता है B में प्रेजेंट हो या हो सकता है X में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखिए हम पहले लेके क्या चले थे कि X जो है A में प्रेजेंट है, ठीक है। और अब हमको क्या पता चल रहा है कि X हो सकता है B में प्रेजेंट है, हो सकता है सेट X में प्रेजेंट है। तो दो केस हमारे पास बन रहे हैं, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। दूसरा केस है X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू X, ठीक है। अगर जो X एलिमेंट है सेट A में था जो कि वो सेट B में भी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि A B का सबसेट होगा, ठीक है। मैं लेके चला था कि X जो है वो सेट A में प्रेजेंट है, वही X क्या है सेट B में प्रेजेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि A B का सबसेट है। सेकंड केस में आते हैं तो X जो एलिमेंट है A में ही प्रेजेंट है और सेट X में ही प्रेजेंट है, इसका मतलब वो A इंटरसेक्शन X में ही प्रेजेंट होगा, और A इंटरसेक्शन X से प्रेजेंट होगा तो हमको पता है A इंटरसेक्शन X इक्वल टू क्या होता है 5, ठीक है। तो X जो है वो एम्प्टी सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब सोचिए ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है क्या जो एम्प्टी सेट प्रेजेंट हो, या एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब X कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं X इज नथिंग, ठीक। तो देखिए यहाँ से हमको ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पहला जो केस था उससे हमको इक्वेशन 1 मिल गया कि A जो है B का सबसेट होगा, ठीक है। अब सेकंड बात पे आ जाते हैं। अब हमको इसका कन्वर्स प्रूफ करना है कि B जो है A का सबसेट होगा। तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि Y कोई एलिमेंट है जो सेट B में है, ठीक है। Y बिलोंग्स टू B, ठीक। अब Y जो है सेट B में है, इसका मतलब वो B यूनियन X में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हमको ये पता है कि B यूनियन X इक्वल टू क्या होता है A यूनियन X, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो Y जो एलिमेंट है B यूनियन X में है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट कहाँ होगा A यूनियन X में भी होगा, और A यूनियन X में है मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि Y जो है हो सकता है सेट A में हो और हो सकता है वो सेट X में, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, और तो इसका मतलब ये है कि Y बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू X, ठीक है। तो फिर हमारे पास दो केस बन रहा है। हम ये मान के चले थे कि Y सेट B से है, सेट B में प्रेजेंट है, और यहाँ हमको पता चला कि Y जो है सेट A में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है Y बिलोंग्स टू B एंड Y बिलोंग्स टू X, ठीक है। तो ये दो केस बन रहे हैं, ठीक है। Y जब B में प्रेजेंट था तो हमको ये पता चला कि हो सकता है वो A में प्रेजेंट है, हो सकता है सेट X में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं Y बिलोंग्स टू B लेके चला था, फिर सेकंड केस Y बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अपने क्या मिल रहा है कि Y जो B में प्रेजेंट था वही Y A में प्रेजेंट है, इसका मतलब B जो है A का सबसेट होगा। क्लियर। मैं लेके चला था कि Y सेट B में प्रेजेंट है, और यहाँ मुझे क्या मिला कि Y जो है सेट A में ही प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि B जो है A का सबसेट है। सेकंड केस में आते हैं, तो सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि Y बिलोंग्स टू B एंड Y बिलोंग्स टू X, मतलब Y जो है B और X के इंटरसेक्शन में ही प्रेजेंट होगा। अगर कोई एलिमेंट B में ही प्रेजेंट है और सेट X में ही प्रेजेंट है, उसका मतलब उसके इंटरसेक्शन में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। और B इंटरसेक्शन X इक्वल टू क्या होता है 5, तो Y बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है क्या जो एम्प्टी सेट में प्रेजेंट हो, नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं Y इज नथिंग, ठीक है।
ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये केस हमारा क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बाई क्वेश्चन 1 एंड 2, बाई क्वेश्चन 1 एंड 2 हमको क्या पता चला कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, तो हम बोल सकते हैं कि A और B क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, और यही हमको शो करना था, ठीक है। तो नोट कर लीजिए पहले। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड सेट्स A, B एंड C सच दैट A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5। यानी हमको A, B और C तीन ऐसे सेट्स फाइंड करना है जिनका इंटरसेक्शन 5 है, और अगर A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C निकालें तो नॉन एम्प्टी सेट्स आए, है ना। तो सेट A ले लेता हूँ मैं 1 2, सेट B ले लेता हूँ 2 3, और सेट C ले लेता हूँ 3 1, ठीक है। तो अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालता हूँ तो देखिए A और B में कॉमन क्या है 2, ठीक है, और B इंटरसेक्शन C निकालता हूँ तो B और C में कॉमन एलिमेंट क्या है 3, और A इंटरसेक्शन C निकालता हूँ तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 1, और अगर ये तीनों का इंटरसेक्शन निकालता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तीनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमको बोल रहा है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, है ना। तो 600 स्टूडेंट जो स्कूल के हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो 150 लोग टी ले रहे हैं, 225 टेकिंग कॉफ़ी, तो कार्डिनल नंबर ऑफ कॉफ़ी क्या हो जाएगा 225, और 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो टी एंड कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं, इसलिए टी इंटरसेक्शन सी, यानी कॉफ़ी और चाय दोनों ले रहे हैं, वो कितने 100, ठीक है। तो अब हमको उन लोगों की संख्या फाइंड करनी है जो ना ही चाय ले पीते हैं ना ही कॉफ़ी, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ठीक है। टी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो टी पीने वाले लोग हैं उसको छोड़ दो, और सी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो कॉफ़ी नहीं पी रहे उसको छोड़ दो, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या निकल जाएगा, वो लोग जो टी और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपको याद होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ से, ठीक है। तो हमको अब ये निकालना है, ठीक। तो कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको याद होगी, अगर हमको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करते हैं हम, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देते हैं तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट निकल के आ जाते हैं, ठीक है। इसी में कार्डिनल नंबर लगा देंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, अगर इसको ए मान रहे हैं आप तो कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट की वैल्यू तो आपको पता है, बट टी यूनियन सी की वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है। तो टी यूनियन सी की वैल्यू निकालना है आपको, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ टी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो केवल टी पीने वाले लोगों की संख्या क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ टी की वैल्यू 150, कार्डिनल नंबर ऑफ सी की वैल्यू है 225 और माइनस टी इंटरसेक्शन सी यानी 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 5 5 2 7, ठीक है, 2 1 3 375 माइनस 100 तो क्या हो गया 275। तो कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी की जो वैल्यू है वो हमको मिल गई 275, ठीक है। तो उसको यहाँ पुट कर दो इस फॉर्मूले में, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या हो गया 600 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी की वैल्यू हो जाएगी 275, ठीक है। तो 600 में 275 अगर माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 325, ठीक है।
तो 325 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 325 पर्सन्स ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों नहीं लेते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए पहले इसको। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ने बोल रहा है इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। ठीक है, तो हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने हैं 100। 50 नो इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हैं 50 एंड 25 नो बोथ। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं 25। ठीक है, अब इसके बाद ईच ऑफ द स्टूडेंट नोस आइदर हिंदी और इंग्लिश। ग्रुप में जितने बच्चे हैं वो हिंदी या तो इंग्लिश बोलते ही हैं। ठीक है, हिंदी या तो इंग्लिश बोलते ही हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो ग्रुप में कितने बच्चे होंगे। सिंपल सी बात है, अगर ग्रुप में हर एक बच्चा या तो हिंदी या तो इंग्लिश बोल रहा है तो इसका मतलब हमको एच यूनियन ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एच यूनियन ई मतलब जो या तो हिंदी बोल रहा है या तो इंग्लिश बोल रहा है। और मतलब क्या, यूनियन मतलब क्या होता है और मतलब या। ठीक है, तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक तो बोलना ही चाहिए। ठीक है, तो उस ग्रुप में तो ऐसे ही बच्चे हैं सब जो हिंदी या तो इंग्लिश बोल ही रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमको कार्डिनल नंबर ऑफ एच यूनियन ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ एच प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ई माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एच की वैल्यू कितनी है 100 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ई की वैल्यू कितनी 50 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू कितनी है 25। तो 100 प्लस 50 क्या हो गया 150 माइनस 25 यानी क्या हो गया 125। ठीक है, तो 125 पर्सन्स होंगे इस ग्रुप में। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 है ना। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल है ना, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। क्लियर है, तो टोटल कितने लोग पे सर्वे हो रहा है 60 लोगों पे है ना। तो ये हमारा क्या होगा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद बोल रहा है 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले कितने हैं हमारे पास 25। 26 रीड न्यूज़पेपर टी। तो न्यूज़पेपर टी पढ़ने वाले अपने पास हैं 26। 26 रीड न्यूज़पेपर आई। तो न्यूज़पेपर आई पढ़ने वाले जो है हमारे पास 26। 9 रीड बोथ एच एंड आई। ठीक है, तो एच एंड आई जो है वो हमारे 9 लोग पढ़ रहे हैं। 11 रीड बोथ एच एंड टी। ठीक है, तो एच एंड टी यानी एच इंटरसेक्शन टी कितने लोग हैं 11। 8 रीड बोथ टी एंड आई। 8 बोथ रीड टी एंड आई, तो टी इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 8। 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर। तो 3 जो है हमारे ऑल द न्यूज़पेपर यानी कि एच टी और आई तीनों पढ़ रहे हैं, मतलब एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब सबसे पहले जो हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, वैसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो। कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसको दूसरे तरीके से बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ, या तो एच पढ़ते हो या तो टी पढ़ते हो या तो आई। ठीक है, या तो एच पढ़ेगा तो भी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, या तो टी पढ़ेगा तो भी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, या तो आई पढ़ेगा तो भी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, तो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे लोगों को हमको निकाल के बताना है कैसे कितने लोग होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी मैंने क्या बोला बोलचाल की भाषा में कि या तो एच पढ़ता हो या तो टी या तो आई। यहीं से समझ में आता है हमको क्या निकालना है एच यूनियन टी यूनियन आई, या तो एच या तो टी या तो आई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कार्डिनल नंबर ऑफ एच प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ टी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ आई माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ आई इंटरसेक्शन एच प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, अब वैल्यू बस पुट करना है हमको। कार्डिनल नंबर ऑफ एच 25, कार्डिनल नंबर ऑफ टी 26, कार्डिनल नंबर ऑफ आई
26 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T 11 माइनस T इंटरसेक्शन I 8 माइनस 9 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 25 प्लस 26 प्लस 26 क्या हो जाएगा 52 माइनस 11 प्लस 9 20 और 8 क्या हो जाएगा 28 प्लस 3 25 प्लस 3 क्या हो गया 28 प्लस 52 माइनस 28, तो हमारा आंसर क्या आ गया 52। तो 52% ऐसे होंगे जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसका सेकंड हो गया द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। ऐसे लोगों के बारे में संख्या बतानी है जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 2 ना पढ़ें वो, है ना, 3 ना पढ़ें, मतलब केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को बताना है, ठीक है। यानी ऐसे केवल H जो पढ़ रहे हों या केवल T जो पढ़ रहे हों और केवल I पढ़ रहे हों, ठीक है, ऐसे लोगों को बताना है। तो इसका कोई पर्टिकुलर हमारे पास वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, तो इसको वेन डायग्राम से अपन देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए वेन डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये ठीक है, ये हो गया हमारा H, ये हो गया T, ये हो गया I, H T I, ठीक है। अब इसमें ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये हो गया A, ये B, ये C, D, E, F, G, ठीक है। वेन डायग्राम आपको जो हर पार्ट का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया मैंने, है ना। तो यहाँ देखिए जो H है, H जो सेट है आपका, वो क्या क्या एलिमेंट से मिलके बना है A, B, E, D। तो यहाँ लिख दीजिए A प्लस B प्लस E प्लस D। T से इससे मिलके बना है तो B, C, E, F, तो B प्लस C प्लस E प्लस F, ठीक है। I देखिए I किससे किससे मिलके बना है तो D, E, F, G, D, E, F, G, ठीक है। H इंटरसेक्शन I, H और I के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है D प्लस E। H इंटरसेक्शन T, H और T के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है B प्लस E, ठीक है। और T और I के इंटरसेक्शन में, T और I के इंटरसेक्शन में अगर देखता हूँ तो E और F, ठीक। और H, T और I तीनों सेट का इंटरसेक्शन मतलब ये E, ठीक है। तो देखिए हमको E की वैल्यू मिल गई है। E की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे E की वैल्यू रख देता हूँ तो F की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो F की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 8 माइनस 3 यानी कि 5, ठीक है। फिर यहाँ मैं E की वैल्यू रखता हूँ तो B की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 11 माइनस 3 8, ठीक है। फिर यहाँ पे E की वैल्यू रख दो, D की वैल्यू मिल जाएगी, तो 9 माइनस 3 यानी क्या हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे रखते हैं D की वैल्यू। D की वैल्यू क्या है भाई 6 निकाला है हमने। E की वैल्यू क्या है 3, F की वैल्यू क्या है 5 और G की वैल्यू अपने पता है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप G की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 11 के बाद 14 26 माइनस 14, तो यहाँ G की वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस 14, तो G की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। अब यहाँ देखिए B प्लस C प्लस E प्लस F वैल्यू पुट कर दो B का। B की वैल्यू क्या है 8 प्लस C अपने को नहीं पता, E की वैल्यू 3 प्लस F की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 11 प्लस 5 16 26 माइनस 16 यानी कि C हो गया आपका 10, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, A हमको नहीं पता, B की वैल्यू क्या है 8 प्लस E की वैल्यू 3 प्लस D की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी, तो 17 25 माइनस 17
25 माइनस 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो हमको ACGDBFE सबकी वैल्यू मिल गई है ना। अब क्या करो, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पुट करोगे तो A की वैल्यू क्या है अपनी 8, B की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। C की वैल्यू क्या है 10, D की वैल्यू क्या है 6, E की वैल्यू 3, F की वैल्यू 5 और G की वैल्यू है हमारी 12, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर दिख रहा है, देखिए ये जो है, ये जो साइडेड कर रहा हूँ मैं, ये जो पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है, जो केवल H पढ़ते हैं। ये जो साइडेड पोर्शन है ये शो कर रहा है ये वो लोग हैं जो केवल T पढ़ते हैं, और ये जो साइडेड पोर्शन है ये शो कर रहा है कि वो लोग हैं जो I पढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब या तो केवल H पढ़ रहे हैं, या तो केवल T, या तो केवल I, ठीक है। तो केवल H, केवल T और केवल I पढ़ने वाले लोगों को ऐड कर दो, तो 8 + 10 + 12 तो कितना आ गया 30, ठीक है। तो 30 लोग पर्सन्स ऐसे हैं जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, चाहे वो H, चाहे वो T, चाहे वो I, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, ठीक है। 21 पीपल क्या करते हैं, प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए = 21, ठीक। उसके बाद 26 लाइक प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो प्रोडक्ट बी कितने लोग पसंद करते हैं 26 लोग। 29 लाइक प्रोडक्ट सी, ठीक है। 29 लोग जो है प्रोडक्ट सी पसंद करते हैं। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए एंड बी कितने लोग 14 लोग, ठीक है। ए एंड बी बोला, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन ए = 12 और 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, तो बी एंड सी हो गया हमारा 14। फिर 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। 8 पर्सन्स ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट लाइक करते हैं, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ठीक है। ओनली सी का केस है, मतलब एग्जैक्टली 1 वाली बात ही रहेगी इसमें, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है केवल प्रोडक्ट सी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं। तो एग्जैक्टली 1 मतलब जो H पढ़ रहे हैं, T पढ़ रहे हैं, I पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो केवल H, केवल T, केवल I न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उन लोगों की संख्या। वैसे यहाँ बोला केवल सी प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, या पसंद करने वाले लोगों की संख्या, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले अपन वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 सेट हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ए, ये हो गया प्रोडक्ट बी, ये हो गया प्रोडक्ट सी, ठीक है। तो इसका मैं नाम देता हूँ ABCDEFG, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए, सेट ए में क्या क्या चीज़ें आ रही है देखिए ABED, ठीक है। सेट ए कितनी चीज़ों से मिलके बन रहा है ABE और D से, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ बी, सेट बी कितने क्या क्या चीज़ों से बन रहा है BCEF, ठीक है। B + C + E + F, ठीक। सेट सी क्या क्या चीज़ों से बन रहा है DEFG, ठीक है। DEFG, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या क्या है भाई B और E, ठीक है। तो B + E से बन रहा है। सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए का इंटरसेक्शन क्या क्या चीज़ों से बन रहा है D और E, तो D + E।
बी और सी का इंटरसेक्शन क्या क्या चीज़ों से बन रहा है, ई और एफ, ठीक है, ई प्लस एफ, और ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन, तो केवल ये वाला पार्ट जहाँ पे मैंने ई लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई की वैल्यू हमको 8 मिल गई है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे अगर मैं ई की वैल्यू रख देता हूँ तो एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 14 माइनस 8, कितना हो जाएगा 14 माइनस 8, 6, ठीक है। तो एफ की वैल्यू हमको मिल गई 6। अब ई की वैल्यू यहाँ रख दो तो डी की वैल्यू मिल जाएगी, तो डी इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 12 माइनस 8 यानी कि 4, ठीक है। यहाँ पे ई की वैल्यू रख दोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, बी की वैल्यू, तो 14 माइनस 8 क्या मिल गया, 6। अब यहाँ देखिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हमको पता है कि पहले डी की वैल्यू रखते हैं 4, फिर ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, ठीक है, फिर एफ की वैल्यू 6, ठीक है, और जी की वैल्यू हमको नहीं पता, ठीक है। तो अब यहाँ से जी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 4 क्या हो गया 12, 12 प्लस 6 12 प्लस 6 18, 29 माइनस 18, 29 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। तो g की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को यहाँ से, g इक्वल टू 11, ठीक। g की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल रही है g इक्वल टू 11, ठीक। अब यहाँ आ जाइए, b की वैल्यू देखते हैं, b की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू नहीं निकाले हमने, प्लस e की वैल्यू क्या है 8, प्लस f की वैल्यू क्या है हमारी 6, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी हमको, तो c इक्वल टू, तो देखिए 6 6 12, 12 प्लस 8 20, 26 माइनस 20 है ना, यानी कितना हो जाएगा 26 माइनस 20, सी यानी 6, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, a की वैल्यू हमको नहीं पता, b की वैल्यू क्या निकाले हमने, b की वैल्यू हमने निकाली 6, e की वैल्यू क्या है 8, d की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो 8 4 12, 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 18, ठीक है, और 21 माइनस 18, तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3, ठीक है। तो ये हमको सारी वैल्यूज मिल गई। अब हमको ये करना है कि a की जगह वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी है भाई 3, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू क्या है c भी 6, d क्या है हमारा, d की वैल्यू 4, ठीक है। e की वैल्यू क्या है हमारी, e की वैल्यू 8, ठीक है, और f की वैल्यू क्या है हमारी 6, और g की वैल्यू क्या है हमारी 11, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ केवल c प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग, तो केवल c को पसंद करने वाले कितने भाई 11, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ओनली c इक्वल टू 11, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, साथ में चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा रिलेशन चैप्टर पर रहेगा। आफ्टर रिलेशन हम लोग सेट थ्योरी और आईआईटी के जो प्रीवियस ईयर आईआईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए।